फ्लूइड्स, देखिए फ्लूइड्स हम लोग कहते कैसे हैं, ये बात समझने की है। जब सॉलिड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था तो ये एक ग्राफ बनाया था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग अगर यहां आ जाती है, और ये कितनी थी, ये थी 10 × 10⁻⁻9 या -10 कहेंगे हम लोग, 10 लिखा है यहाँ पे मीटर। अगर ये इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इतनी आ जाए तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं काफी कमजोर हो जाते हैं, और जब काफी कमजोर हो जाते हैं तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग फ्लूइड्स कहते हैं। फ्लूइड्स में बेसिकली दोनों चीजें आती हैं, क्या, लिक्विड्स भी आते हैं और गैसेस भी आते हैं। तो बहरहाल हम लोग लिक्विड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, गैसेस के बारे में बात हम लोग अभी नहीं। लेकिन जो भी कुछ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ वो गैसेस और लिक्विड्स दोनों के लिए ही सेम वैलिड होगा। क्लियर है? तो फ्लूइड्स क्या होते हैं समझ आ गई, रीजन क्या होता है फ्लूइड्स का, ये बात भी समझ आ गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला एस्पेक्ट वो है हमारा थ्रस्ट का, जिसको लेकर के ज्यादातर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। एक एक्सप्लेनेशन पहले दे दिया था, फिर दोबारा से दे रहे हैं। लिक्विड्स में दो बातें पढ़ेंगे, एक तो रेस्ट और दूसरा पढ़ेंगे मोशन। यानी जब हमारा कोई भी लिक्विड रेस्ट में है तो लिक्विड एट रेस्ट, जिसको नाम देते हैं हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रो बोले तो वाटर, नेचर में बड़ी आसानी से मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए हम लोगों ने लिक्विड एट रेस्ट को नाम दे दिया हाइड्रोस्टैटिक्स। लेकिन हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम सिर्फ पानी के लिए पढ़ रहे हैं, हम सारे के सारे लिक्विड्स के लिए पढ़ रहे हैं। फिर दूसरा है हाइड्रोडायनामिक्स, व्हेनेवर लिक्विड्स आर इन मोशन। तो जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग लिक्विड इन मोशन पढ़ेंगे या हाइड्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग रेस्ट की बात करेंगे। दूसरी बात जो हम लोगों की है वो सबसे पहले आती है थ्रस्ट की। देखिए होता क्या है, जब हम किसी भी लिक्विड को या फ्लूइड को किसी कंटेनर के अंदर फिल करते हैं तो मॉलिक्यूल्स जाते हैं कंटेनर की वॉल से टकराते हैं और टकरा करके वापस आ जाते हैं। ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में ऐसा होता है, नीचे गए, टकराए, वापस। तो कहीं ना कहीं चेंज इन मोमेंटम होगा, बस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम परपेंडिकुलरली, ये बात देखना है। लिक्विड कंटेनर की वॉल्स के साथ में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम परपेंडिकुलरली क्या कहलाता है, थ्रस्ट कहलाता है। तो थ्रस्ट एग्जैक्टली फोर्स होता है, कभी भी इसको प्रेशर से कंपेयर आप लोग ना करें। थ्रस्ट क्या होता है, बस अंतर कितना है कि जब हम फोर्स की बात करते हैं तो किसी भी बॉडी के ऊपर हम लोग किसी सॉलिड पार्ट से प्रेस करने की बात करते हैं, जबकि थ्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो है तो फोर्स ही, लेकिन किसी लिक्विड या फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स का कंटेनर की वॉल्स के ऊपर परपेंडिकुलरली फोर्स है। और परपेंडिकुलर फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसका, मॉलिक्यूल्स। ऑब्वियस है, जितना चेंज इन मोमेंटम मॉलिक्यूल में होगा उतना ही तो इस कंटेनर की वॉल को मिलेगा, बस डायरेक्शन उल्टी होगी, डायरेक्शन हमारी डिफर होगी। तो थ्रस्ट का एस्पेक्ट क्लियर हो गया। अब यूनिट्स की बात करें, डायमेंशंस की बात करें, वो सारी की सारी वही फोर्स वाली हुई है। तो थ्रस्ट क्लियर हो गया, कहीं कोई समस्या? इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात हम लोग क्या करें, पानी की टंकी हम लोगों ने ली और उसमें क्या कर दिया साहब, पानी भर दिया। टंकी चल रही है, 10 साल से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, उसी टंकी को एक दिन यूज कर लिया, किसके लिए, किसी ऑयल के लिए या सपोज मरकरी के लिए। टंकी वही है, वॉल्यूम वही है, बस हमने मॉलिक्यूल्स बदल दिए हैं। क्या कर दिया है, मरकरी ले लिया।
अब क्या होगा, मरकरी के मॉलिक्यूल्स जाएंगे, टकराएंगे, वापस आएंगे, तो थ्रस्ट अप्लाइड बाई मरकरी मॉलिक्यूल्स इज मोर देन दैट ऑफ वाटर। क्या होगा, टंकी फट जाएगी, फट जाएगी सर। फटने का मतलब क्या है, हर जगह पे मरकरी के मॉलिक्यूल है तो हर जगह पे ही थ्रस्ट ज्यादा होगा। अगर एक पर्टिकुलर जगह पे थ्रस्ट ज्यादा होता तो छेद होता, ठीक, और हर जगह पे थ्रस्ट ज्यादा होगा तो पूरी की पूरी फटेगी। समझ आगे बात नहीं आई, तो फटने में और छेद होने में अंतर समझ आ गया। एग्जांपल बड़ा क्लियर था, इनर्शिया का हम लोगों ने लिया था। मान लीजिए इस बोर्ड को ही मैं लेता हूं और इसको मुक्का मारता हूं बड़ी तेजी से, खली वाला, तो क्या होगा, ये बोर्ड जो है वो पूरा ब्रेक हो जाएगा, दरार पड़ जाएंगी इसमें, ठीक है। लेकिन अगर AK-47 से इसमें एक मैं गोली मारूं तो क्या होगा, सिर्फ एक छोटा सा छेद होगा और पूरा बोर्ड मेरा सुरक्षित बना रहेगा। रीजन फ्रेंड क्लियर है। यहाँ तो ये चेंज इन मोमेंटम हो रहा था, एक छोटे से एरिया में हो रहा था तो छेद हो गया था, और जब मैंने मुक्का यहाँ पे लगाया तो जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है कंपैरेटिवली बड़े एरिया में हो रहा है, इसलिए ये टूट गया। यही एस्पेक्ट यहाँ है मरकरी का और वाटर। तो थ्रस्ट आपको क्लियर हो गया। मैंने इतना टाइम इस पे सिर्फ इसलिए लगाया है कि आप ज्यादातर थ्रस्ट के केस में गलती करते हो। इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। कोई भी लिक्विड अगर हमारा इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। ये लिक्विड, यहां पे मान लीजिए आपने कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल ले लिया, ये कोई नेट फोर्स आपने दिखाया इस लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर, इसका एक कंपोनेंट यहां पे हो गया F cos थीटा और ये हो गया F sin थीटा। आप कह रहे हो लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल ना तो इधर चल रहा ना तो इधर चल रहा। बोलो, ये कब पॉसिबल है, जब F cos थीटा मेरा 0 हो, ठीक, और ये कब पॉसिबल है, जब थीटा मेरा, इसका मतलब कोई भी लिक्विड इक्विलिब्रियम में तभी रह सकता है जब लिक्विड के मॉलिक्यूल के ऊपर लगने वाला फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर हो। नहीं आई बात समझ में, दोबारा समझा देते हैं। कोई भी लिक्विड इक्विलिब्रियम में तभी रह सकता है जब उसके मॉलिक्यूल के ऊपर लगने वाला फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर हो। अब कोई होशियार बच्चा या कहेंगे नॉटी स्टूडेंट ये कहेगा जी ये तो सिचुएशन ऐसे भी हो सकती थी, आपने ऐसे क्यों नहीं बनाई, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आएगा एक दो क्लास बाद, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ कर देता हूं। बेसिकली ये जो अपर सरफेस का मॉलिक्यूल है इसके ऊपर दो तरह के फोर्स लगते हैं, एक लगते हैं कोहेसिव फोर्स और एक लगते हैं एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो सेम मॉलिक्यूल्स के साथ में लगते हैं, और एडहेसिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ में लगते हैं। अब नो डाउट जो अपर लेयर पर मॉलिक्यूल है इसके ऊपर एयर है और नीचे वही लिक्विड है, नहीं समझे, तो ऊपर एडहेसिव लगेगा नीचे लगेगा क्या, कोहेसिव। अब वाटर मॉलिक्यूल्स के केस में कोहेसिव फोर्स होता है बहुत ज्यादा और एडहेसिव फोर्स होता है बहुत कम, इसलिए मैंने नीचे वाला लिया है, नंबर 1। नंबर 2, ग्रेविटेशनल फोर्स भी मेरा नीचे ही लगता है। तो जब मेरे सारे के सारे फोर्स नीचे लग रहे हैं तो मैं अपना ये वाला फोर्स भी लिक्विड की सरफेस के परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ ही दिखाऊंगा, ऊपर नहीं। गॉट इट और नॉट इट? चलिए, लिक्विड अगर रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए कंडीशन हमारी आ गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रेशर की। वेल नोन है, सब लोग जानते हैं बहुत पहले से। प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। ये है फोर्स अपॉन एरिया। अब जरा देखें ध्यान से, मान लीजिए ये मेरे पानी की टंकी या टम्बलर या ग्लास, इसके अंदर मैंने भर दिया ये पानी। हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहा है, पानी की बात कर रहे हैं, बाकी आपका मन कुछ भी भरना घर जाने के बाद। ठीक होगा क्या साहब?
ये मॉलिक्यूल्स गए टकरा के वापस लौटे। थ्रस्ट किसने लगाया? लिक्विड मॉलिक्यूल ने, यानी थ्रस्ट की डायरेक्शन होगी ये, और जो लिक्विड कंटेनर होगा, वेसल होगा, वो फोर्स लगाएगा ये। तो जो लिक्विड का कंटेनर फोर्स लगा रहा है उसको तो मैं फोर्स ही कह रहा हूं, और जो मॉलिक्यूल लगा रहा है लिक्विड का उसको थ्रस्ट कह रहा हूं मैं। ये बात समझ आ गई? नहीं कोई दिक्कत? अब अगर इस फोर्स को यूनिट सरफेस एरिया के लिए मैं ले लूं तो इसे कहता हूं क्या? प्रेशर। कौन लगा रहा है? कंटेनर लगा रहा है। किसके ऊपर? वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर। अगर मैं थ्रस्ट अपॉन एरिया ले लूं तो ये भी प्रेशर है। कौन लगा रहा है? लिक्विड लगा रहा है। किसके ऊपर? कंटेनर की वॉल्स के ऊपर। समझ आ गई बात? नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कब मेरा थ्रस्ट अपॉन एरिया एज ए प्रेशर यूज होता है, कब मेरा फोर्स अपॉन एरिया एज ए प्रेशर यूज होता है, ये बात आपको यहां से इस डायग्राम से समझ आ जानी चाहिए। ठीक है? यूनिट्स की बात करो, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन की जगह पे डाइन ले लो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्रेशर की वो यूनिट्स हैं जिनको आप लोग अब तक पढ़ते आए हो। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को आप लोग एक नया नाम देते हो, दैट इज पास्कल। एक साइंटिस्ट है पास्कल, जिनके नाम पे हम लोगों को क्या करना होता है? ये यूनिट देनी होती है, ब्लेज पास्कल। पूरा नाम उनका क्या है? ब्लेज पास्कल। ठीक है? तो 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। एक चीज यहां और भी आती है, जनरली आप लोग कहते हो एटीएम, ये ऑल टाइम मनी वाला एटीएम नहीं है, वो ये वाला होता है। ठीक है? एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो गैसियस एनवायरनमेंट है हमारी अर्थ के चारों तरफ, वो हमारे ऊपर क्या कर रहा है? थ्रस्ट अप्लाई कर रहा है। ठीक है? यूनिट सरफेस एरिया के ऊपर अगर हम लोग वो थ्रस्ट काउंट कर रहे हैं तो उसे कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन लगा रहा है? एयर लगा रही है या गैसेस मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं। किसके ऊपर? हमारे ऊपर। क्लियर? तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो गई। आगे हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे। तो बेसिकली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 into 10 to power 5 पास्कल, या आप कह सकते हैं 1.013 into 10 to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जनरली प्रेशर के लिए ये यूनिट भी यूज होती है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे इसको समझना था। एक छोटी सी चीज और, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी हम लोगों को कहीं ना कहीं रिलेशनशिप खोज लेनी चाहिए। गलती से कोई क्वेश्चन ऐसा मिल गया तो कहीं ना कहीं हमें काम आएगी। कैसे साहब बताएं? 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितने डाइन होता है? 10 टू पावर, ले जी। अच्छा पिछले साल पढ़ा था आपने? ये तो यार 16 चल रही है भाई। 5 पक्का? लो जी, आपकी बात ठीक है। अब यहाँ पे था 1 मीटर स्क्वायर, इसको अगर यहाँ लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर में तो कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 टू पावर, तो इतना डर क्यों रहे हो बेटा? दोनों को डिवाइड कर दो, आपको 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिल जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है? रिलेशनशिप क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं? चलिए नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। बहुत सारे हैं। सबसे पहले आप लोग अपने बैग की स्ट्रिप देखिए। ठीक, यही वाला बैग था। कितने लोग हैं जो लेके आए आज? 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा। भाई बाकी सबने क्या किया? आगे गिफ्ट पास कर दिया क्या? संभाल के रखा है। नहीं यूज करो, अपने साथ फिर दे देंगे। चलो देखो, अगर आप इसको यहां से हैंग करते हैं
और ये भी स्ट्रिप आपकी हो जाए कैसे, बिल्कुल ऐसे पतली। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया, फोर्स तो उतना ही रहेगा जितना इसके अंदर बुक्स आपने भर रखी हैं। ठीक, क्या होगा, फोर्स वही है, एरिया कम हो गया, प्रेशर ज्यादा लगेगा, आपके हाथ में चुभेगा। यही चीज आप यहां से यूज करते हैं। ये स्ट्रिप चौड़ी बनाई गई है, क्यों कि ऐसे लगाएंगे तो यहाँ एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कंपैरेटिवली। ठीक, मैं भी अपनी चप्पल उतार के इसके ऊपर वॉक करता हूँ, रीजन एक्यूप्रेशर होता रहता है, वो छोटे छोटे कांटे से चुभते हैं, बड़े बड़े अच्छे से लगते हैं। ठीक, तो बेयर फुटेड जो होते हैं उनको कंपैरेटिवली कील जो होती है, नेल्स जो होती है, वो ज्यादा हार्म करती हैं। ठीक, उसके पीछे रीजन क्या है, प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होता है। गॉट इट, ये सर आपका है। हैप्पी दीपावली। और तो कोई नहीं है जो किसी क्लास में ना आया हो, आप नहीं आए थे, अभी लिखिए। समवन एल्स, हैप्पी दीपावली सर इन एडवांस। एनी वन ऑफ यू? क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, तो कील या तो मुड़ जाएगी या हमारे पैर में नहीं घुसेगी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। सूटकेस के हैंडल आप लोग कंपैरेटिवली चौड़े बनाते हैं। पुराने समय का मम्मी की शादी के, मम्मी नहीं तो बाबा की दादी की शादी का कोई एक बक्सा देख लीजिएगा, उसमें जो उसका हैंडल होता है वो काफी पतला सा होता है, उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर हमारा रिड्यूस हो जाएगा, फोर्स तो कांस्टेंट है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेना चाहेंगे, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। जब हम अकेला नाम यूज करते हैं डेंसिटी, तो वो मास डेंसिटी कहलाती है। वैसे तो बहुत सारी तरह की डेंसिटी आप लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए डेंसिटी, तो इसका मतलब वो मास डेंसिटी है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, लीनियर मास डेंसिटी भी आप लोग पढ़ेंगे। तो लीनियर मास डेंसिटी जो होती है, यही सारी एक्सप्लेन कर देता हूं। लीनियर मास डेंसिटी आगे पढ़ेंगे लास्ट यूनिट में। ये होगा मास अपॉन लेंथ। हाँ जी, लेंथ, ये कहलाती है लीनियर मास डेंसिटी। फिर होती है आपकी चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी अभी पढ़ लो, 12th में पढ़ने जरूरत नहीं पड़ेगी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ये कहलाती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सिर्फ इसलिए बताया गया है कि आपके दिमाग में सिर्फ यहीं तक न रह जाए कि डेंसिटी बोले तो बस, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ डेंसिटी वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब वो मास डेंसिटी है, मास अपॉन वॉल्यूम है। डन। इसके बाद बड़ा बढ़िया सा एस्पेक्ट आता है, वो आता है रिलेटिव डेंसिटी। क्या? रिलेटिव डेंसिटी। जनरली हम लोग एब्रिविएशन देते हैं कैपिटल RD, रिलेटिव डेंसिटी। ये हमारा क्या है साहब, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये लिखना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि वाटर का एक एनामोलस बिहेवियर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाते हैं तब भी डेंसिटी कम होती है, और 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाती है। ये सब हमारे सिलेबस में है। अभी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ाएंगे हम लोग, लिक्विड बिहेवियर पढ़ाएंगे, तो आप इन चीजों को फालतू में ना लें, बाद में हम रिपीट नहीं करेंगे ना। वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक, अगर मैं सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दूं तो इसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। फायदा क्या है? डेंसिटी की यूनिट ओवर डेंसिटी की यूनिट, तो एक प्योर नंबर मेरे को मिल जाता है, मुझे यूनिट नहीं देनी पड़ती। ये फायदा होता है रिलेटिव डेंसिटी का फायदा। ठीक, यहीं से एक एस्पेक्ट और आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी।
स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जनरली रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी में कोई खास अंतर नहीं है, लगभग एक जैसे वर्ड है। यहां सॉलिड अपॉन वाटर होता है, यानी सॉलिड की डेंसिटी अपॉन वाटर होता है, यहां लिक्विड की डेंसिटी ओवर वाटर की डेंसिटी होती है। तो इसे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से जान लेते हैं। ठीक, हालांकि अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको नहीं पढ़ना, बहुत आगे की बात है, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी आपको जरूर पढ़ना। वाटर की डेंसिटी से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशंस और देना चाहूंगा। 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। शुरू में बताया गया होगा कि अगर आप एक ऐसे पानी की टंकी ले लेते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर है और 1 मीटर की है, क्यूबिकल है, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर ऊंची, 1 मीटर चौड़ी, तो इसका वॉल्यूम हो गया 1 मीटर क्यूब। इसमें अगर पानी भरोगे तो 1000 किलोग्राम आएगा। ये है वाटर की डेंसिटी। कब? अगेन 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब एक बिहेवियरल क्वेश्चन बड़ा बढ़िया सा कि 4 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर दिल्ली में बहुत कम समय होता है, गर्मी हो जाता 40 डिग्री सेल्सियस, और ठंड में कई बार तो 0 भी चला जाता है। ठीक है, तो इन ऑल रेस्पेक्ट जो आपकी 1000 लीटर वाली टंकी है उसमें कभी भी 1000 किलोग्राम नहीं होगा, उससे कम ही होगा। Got it? एग्जैक्टली 4 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो इतना होगा। ये बिहेवियरल एस्पेक्ट आपको समझ में आ गया। यहीं से एक अगली बात और ले लेते हैं, वो है हमारी सीजीएस यूनिट सिस्टम की कितनी होती है, सबको बताएगा? 1 ग्राम पर सीसी। सीसी बोले तो सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, जैसे आपका मन हो, दोनों एक ही बात है। ठीक, या सीसी का एस्पेक्ट एक और समझ लेते हैं। ज्यादातर बच्चे आजकल क्या एक्टिवा या जुपिटर सोचते हैं सोते समय कि मम्मी या पापा जल्दी से दिलवा दें। है तो बहुत अच्छी बात है। जब खरीदने गए थे तो 125 सीसी की खरीदी थी या 100 सीसी की, या जल्दी बोलो कौन सी खरीदी थी? 125 सीसी। ठीक, तो ये 125 सीसी, सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, क्या है? वॉल्यूम है। अब आपकी बाइक में या स्कूटी में कहाँ यूज होता है? अगेन ऑल थिंग्स आर इन आवर सिलेबस, बस थोड़ा बहुत क्लासें 2-4 आगे पीछे हो सकती हैं। कॉन्सिक्वेंस चल रही है, मेरे को डेंसिटी को प्रॉपर समझाना है, इसलिए ये यूनिट्स में आज समझा रहा हूं। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, हर इंजन में एक सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव करता है ना? नहीं करता? तो अगर एक स्ट्रोक में ऊपर से नीचे जाने में 125 सेंटीमीटर गैसेस को डिस्प्लेस करता हो तो वो 125 सीसी का हो गया। अगर 110 सेंटीमीटर क्यूब गैसेस को डिस्प्लेस करता हो, ठीक, यानी ये जो कंटेनर है इसके वॉल्यूम को हम लोग दिखाते हैं यहाँ सीसी के फॉर्म में। बायो में जो सीसी होता है उसका मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने बेटा बायो पढ़ी नहीं है। हाँ, केमिस्ट्री की अगर कोई बात है तो वो मैंने पढ़ी है, उसके लिए मैं लायबल हूँ, बताऊंगा, मैथ्स भी बताऊंगा, लेकिन बायो तो मैंने 10th में ही छोड़ दी थी। वो क्या होता है? उसकी तरफ छोड़ो, अपनी बात बताओ। दिमाग की कैपेसिटी होती है क्या करने की? दिमाग के अंदर ऐसी कौन सी कैपेसिटी होती है? बायो वालों से पूछ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं ये लोग, मैथ्स पढ़ रहे हो तुम लोग? अच्छा, वो बच्चे जरा हाथ खड़े कर रहे हैं जो पीसीएमबी वाले हैं, वेरी गुड, इनके लिए एक बार क्लैपिंग करना है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। बेटा लगे रहो, आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आपने अपनी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर ली तो 100% आप मेडिकल में निकल जाओगे, और आपने मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लिया
तो आप 100% आईआईटी में निकल जाओगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन है। और एक बात और बताऊं मैं, केमिस्ट्री सबकी सोचो होती है, एक जैसी होती है, केमिस्ट्री में कोई खास अंतर नहीं होगा, चाहे वो मेडिकल वाले हों या इंजीनियरिंग वाले हों, कोई अंतर नहीं होता मेडिकल उसमें केमिस्ट्री में। चलिए, तो सीसी का एस्पेक्ट क्लियर हो गया, रिलेटिव डेंसिटी क्लियर हो गई, वाटर का एनामोलस बिहेवियर क्लियर हो गया, सारी बातें ठीक है। आगे बढ़े, कुछ डेफिनेशंस और बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग पास्कल्स लॉ की। हाँ जी, आपकी क्लास है तो अभी तो 7:50 हुए, 8 बजे है ना, कहाँ है? घर के पास। और घर कहाँ है? रामनगर में। तो रामनगर पहुंच जाएंगे 10 मिनट, नहीं पहुंचेंगे? अच्छा चलो भाई, छुट्टी कर देते हैं। ओके, अटेंडेंस ले लो, अटेंडेंस जस्ट मिनट, बस 2 मिनट रुकेंगे।